तो हमने जो मर्म के बारे में देखा था ना, अलग अलग तरीके से, तो मैंने कहा ध्यान में रखो, ध्यान में रखो, ध्यान में रखो, ध्यान में रखना है, काम में आता है। तो आपके हाथ में कुछ दिया है, यंत्र दोष हम अभी दूर करेंगे। आवाज आ रहा है ना सबको? यस। सबसे प्रधान यंत्र कौन सा है? हमारा हस्त है, बराबर। तो एक कॉमन यंत्र दोष क्या होता है कि अति कंपन, यानी कंपन के साथ विद्या कर्म करना, अति द्रुतम यानी बहुत फास्ट करना, स्लो करना। ये करते समय आपके पास हमने कुछ दिया है, आलू है, बराबर। ये इसको विद्या कर्म करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल निडल डालनी है, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन दोष कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। वो दोष दूर करने के लिए एक 40 सेकंड, हम कभी भी व्याख्यान में जा रहे हैं तो 40 सेकंड्स का एक ट्रायल ले रहे हैं। क्योंकि 40 सेकंड ही क्यों? क्योंकि जब ट्रिमर्स होते हैं तो 40 सेकंड तक ट्रिमर्स आते हैं नहीं आते हैं, इंटेंशनल नॉन इंटेंशनल ट्रिमर्स देखा जाता है। तो आपको निडल निकालनी है बाहर। आपका जो पॉजिटिव हैंड है, जो आप डेली इस्तेमाल करते हो, उसके 2 अंगुली में आपको निडल लेनी है, प्रेस करनी है और ऊपर मेरे जैसे पकड़नी है, सब लोगों सीधा, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, हनुमान ऐसा सीधा। अब मैं 1 से 40 तक गिनूंगा, आपका कंपन नहीं दिखना चाहिए, कंपन, मुझे कंपन नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6, सीधा ऊपर करो, 7 8 9 10 11 12, बाइसेप्स है, आपको समझ में आ रहा है ना अभी? 13 14 15 16 17 18, पेक्टोरलिस मेजर माइनर दिख रहे हैं अभी, 19 20 21, लग रहा है शायद रेडिकुलोपैथी है हमें, 21 22 23, पीछे घूम रहा है हाथ किसी का, 24 25, अभी वेदना शुरू हो रही है, 26, सीधा ऊपर, 27 28 29 30 30 31 32, अब लग रहा है, अब त्याला कळ लागली म्हणतात ना, कळ, हाथ वर करा ऊपर एकदम। अब जो नीचे आ रहे देखना विद्या कर्म के, आप नहीं बनोगे ऐसा मैं बोलूँगा। 34 35 36 37 38 39 1 2 3, तो आप सब कर सकते हो, इतना सिंपल है। सोडल्यावर किती बरं वाटायला। तो आपके हाथ में एक आलू दिया है, सिंपल सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, फिर हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। विद्या कर्म करते समय जैसा न्यूटन कहता है ना, कोई मुझे ऐसी लंबी लकड़ी दे दो और वो लकड़ी रखने के लिए कुछ जगह दे दो, तो मैं अर्थ को भी सौर मंडल से लेके बाहर फेंक सकता हूँ, यानी उसको सपोर्ट चाहिए होता है। तो आपको भी सपोर्ट, अपनी उंगलियां होती है स्थिर है, जैसे आलू तो घूमेगा नहीं, तो स्थिर है, तो स्थिर में उसमें बेसिक विद्या कर्म करते समय हाथ से सपोर्ट लेके आए ताकि कंपन ना हो, इसलिए हम ऐसा विद्या कर्म कर सकते हैं। ठीक है, अर्धव्री करके दिखाओ, सारे लोग दिखाओ, अर्धव्री किया आपने, अर्धव्री एक व्री किया है। अब मुझे यही निडल से ये आलू का त्वक निकाल के दिखाओ, निकालो फास्ट, मैं 40 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 40, निकाला? नहीं निकाला ना? 100, तो इसको मैं शलाका, सुवर्ण शलाका गिफ्ट करूंगा। अब देखिएगा, अगर यही आलू अगर उबला हुआ होता तो क्या होता? यानी साम अवस्था में वेदन नहीं करना, निराम अवस्था है तो वेदन कर्म कर सकते हो। साम अवस्था में अग्नि कर्म बताया गया है, सामता है, वहाँ पे दाह है, वेदना है, आमवात जैसी अवस्था अगर आप करोगे तो निकलेगा क्या? आलू छिलका वगैरह नहीं निकला। यही आप अगर इसको स्वेदन दोगे, इसीलिए वेदना शमन के लिए स्नेहन, स्वेदन, बंधन, मर्दन, बाद में विद्या और अग्नि आया है। तो बेसिक रखना है आपको, सामता निरामता का पता होना चाहिए। जैसे आमवात का रिमेटॉइड
अर्थराइटिस का पेशेंट आया है जिसमें वाल्व का पोर्टली बताया गया है और आप उसको रक्तमोक्षण के लिए जाते हो या वहाँ पे कपिंग करते हो, दैट इज़ वेरी बैड ना। तो हम कपिंग की वीडियोस देखते हैं, बैक पे लगाए हुए कुछ लोग लगते हैं और सामता का पेशेंट होता है और कपिंग लगाएंगे, दैट इज़ नॉट गुड। ध्यान में रखना, विद्यकर्म अग्निकर्म करते समय आपको व्याधि पता होना चाहिए, सामता निरांता उसमें। दूसरी बात, अभी आपके पास पर्ण आया है क्या? आया है ना। अब बिना देखे हुए पर्ण के ऊपर वेदन कर्म करके दिखाओ, नीचे अपना हाथ रखो। हाँ, आगे वाली का पीठ नहीं, अपना हाथ रखो और मुझे करके दिखाओ। आप अगर उसका जो लाइन है उसके ऊपर कर सकते हैं, बराबर सिंपल है ना, लाइन के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन पत्र के ऊपर करना वेरी डिफिकल्ट जाता है। नीचे हाथ लगा के उस पर अगर कर सकते हो तो आंख बंद करके दिखाओ, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट ना। लेकिन अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि, बहुत बार करने के बाद आपको ये आ जाएगा। ये क्यों आना चाहिए? जब अब आप अपांग प्रदेश के ऊपर करते हो या भ्रूमध्य के ऊपर करते हो तो वहाँ पे अस्थि और स्किन के बीच में थोड़ा सा बहुत कम गैप है, मांसल भाग बहुत कम होता है। अगर कुछ स्किनी पेशेंट होते हैं ना तो वहाँ पे तो बहुत कम है, तो आपको वो पेशेंट को विद्या से तकलीफ नहीं लेना है। हमारे यहाँ पे पेशेंट बोलते सर आप ही करो, स्टूडेंट से ज़्यादा दर्द हो रहा है। हमें विद्या से दर्द मुक्ति देनी है, दर्द देना नहीं है। कोई भी सीनियर सिस्टर है तो वो इंजेक्शन देती है तो लगता है ना वही कर रही है, तो आप इसमें अर्धंगरी करके दिखाओ। ये यहाँ पे अगर हम भाग है यहाँ पे तो ऐसा कर सकते हैं ना सिंपल, लेकिन पत्र के ऊपर आपकी स्किन नीचे रख के करके देखना चाहिए ना। ये दिस इज द एक्यूरेसी। आपको ये बाद में आप मैनिक्यून के ऊपर अलग अलग इसके ऊपर कर सकते हो। हमने यहाँ पे पनीर भी लाया था लेकिन आपको नहीं देंगे, खा जाओगे आप, तो उसको अग्निकर्म के लिए लाया था, लेकिन वो एक अभ्यास आप कर लेना घर के ऊपर, क्योंकि हमें थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट करना है। तो सिंपल है, ये न चला करके। तो ये करते समय ग्रंथ के कुछ शब्द भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सम्यक दग्ध, अति दग्ध, दुर्दग्ध। सम्यक दग्ध करते समय कपोल वर्णता, फिर चट चट शब्द का आवाज़ आना है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप डिस्ट्रक्टिव अग्निकर्म के पीछे जा रहे हो, अगर आपको कोई मांसल भाग है, आपको कट करना है या आपको अग्निकर्म बहुत ज़्यादा करना है, तो वो आपको सम्यक दग्ध, अति दग्ध, दुर्दग्ध के लक्षण पता होने चाहिए और उसकी चिकित्सा भी पता होनी चाहिए। तो ये इतना सिंपल है। अब ये आपके हाथ में पर्ण दिए हैं, आपको इसके ऊपर गणपति बना के दिखाओ या कुछ आपका लोगो, क्लिनिक का लोगो बना के दिखाओ मुझे, तो ये कितना समय जाएगा? मुझे पता है, मैं जब वाराणसी गया था, सर से बात हुई थी, उसके आगे एक दिन पहले सर ने कहा था कि एप्पल है, योगाभ्यास एप्पल के ऊपर करो। तो एप्पल का स्किन निकालने के लिए मुझे 6 घंटा गया, 6 घंटा। और जो कैटगट रहता है ना, उससे हमने उसके 6 टुकड़े करके एप्पल खाया था, अभी भी याद है वो। तो हम कितने भी बड़े हो गए डॉक्टर, लेकिन मंथ में एक बार प्रैक्टिस रखना है कि खाली समय में, जैसे इंस्टाग्राम चलाते हो तो वैसे नीडल चलाना सीखो विद्या कर्म के लिए। कोई मांसल भाग है या कोई फ्लावर्स है, क्योंकि हमारा होल्डिंग जो है वो आपकी बढ़ी, क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी का विद्या कर्म करने का चांस मिला ना, ये मैटर करेगा, ध्यान में रखना। तो उसकी तैयारी अभी रखो आप। अब अग्निकर्म करते समय हमें पनीर का टुकड़ा है, अग्नि ही द्रव्याश्रय न दहती, सुश्रुत संहिता सूत्रस्था अग्निकर्माध्याय। अग्नि जो है द्रव्य के आश्रय से दहन कर्म करेगा। द्रव्य के आश्रय क्या हो गए? पिपली अजाचक्रुत बोधंत शरशला का त्वक गतान, त्वक के पे करना है तो फ्लैट करते पिपली अजाचक्रुत बोधंत शरशला। इतर लोहा मांसगताना, यानी सुवर्ण रजत ताम्र नागवंग ऐसा आता इतर लोहा में। क्षौद्र तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थि गतनम, संधि और अस्थि के ऊपर कार्य करना है तो क्षौद्र तैल और गुड़ का इस्तेमाल करना है। और करते समय धातुओं का महत्व है, कहाँ कहाँ पे आप अग्निकर्म करते हो, जैसे हेमशाला का धातु पुष्यति ऐसा संग्रह में वर्णन आया है। तो करते समय अपना हाथ जो है परफेक्ट रखना है। अग्निशाला का गर्म करते समय गर्म करना है प्रॉपर, कोई रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन इससे बहुत व्यापक होते हुए देखते हैं हमने
गलत करते समय। तो पेशेंट हमारा स्थिर है और उसके ऊपर करते समय आपको आवाज़ आ जाएगा चट 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 चट, तो ये योगाभ्यास होता है। मुझे आया, आपको दूर दिखाओ। तो योगाभ्यास अलग अलग तरीके से करना है और योगाभ्यास करते समय बुक निकाल के पढ़ने के बाद करना है, ये ध्यान में रखना, पढ़ के करना है। ये इतना सिंपल क्यों है? जैसे हम बागलकोट के लेक्चर में हम जा रहे थे, वहाँ पे एक सर्जन था हमारे साथ में और वो सर्जन सर्जरी पढ़ रहे थे। हमने पूछा आपके कितने सर्जरी हो गए? उसने कहा मेरे कार्डियक सर्जरी मोर देन 500 हो चुके और फिर भी पढ़ रहे थे और हम नहीं पढ़ते। तो रोज़ हमें अलग कुछ ना कुछ मिलता है। अगर हम संहिता लेके बैठते हैं, लेके घूमना अलग बात है, लेकिन साथ पढ़ना है बहुत इम्पोर्टेंट है। और पढ़ते हैं तो कुछ अलग अलग बातें समझ में आती है। आवाज़ आ रहा है किसी को? कपूत वर्णता भी यहाँ पे दिख रही है। अगर किसी को देखना है तो यहाँ के देख सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से हम योगाभ्यास कर सकते हैं। वो कंपन नहीं होना चाहिए। गोगटे सर का हाथ जो है, इतने सर का उम्र है लेकिन कंपन होते हुए ज़्यादा मैंने कभी देखा नहीं सर का। तो ये कुछ शस्त्र यंत्र दोष होते हैं, आप उसको दूर करना है। और कुछ भी अगर लगे आपको सही नहीं हो रहा है तो बुक लेके निकालना है और फिर से करना है। इतना ध्यान रखना। Thank you, Dr. Chandrakumar Deshmukh sir, for delivering such a highly insightful and enriching lecture on Marma Sharir and Shiraved Vidya Adhyay. Your session offered a unique perspective and brought to light several important aspects that are often overlooked in clinical practice. We are specially impressed by your emphasis on importance of Yoga Vidhi, was specially inspiring and will undoubtedly motivate us to explore this concept further in both practice and research. Your engaging presentation style combined with practical examples made the session both enlightening and memorable. We are truly grateful for your valuable contribution today. Thank you once again, Dr. Deshmukh sir, for the enlightening session. Now we will start our question and answer session. Since the questions were collected in advance via Google Forms, I will be reading the questions by our esteemed expert on behalf of the audience. I will request Deshmukh sir and Neetu ma'am to please come on the stage. इस बार हम लोगों ने सोचा कि जिन्हें कुछ सवाल है कि विद्याग्नि करने के वक्त हमें ये डिफ़िकल्टीज आती है, उनके क्वेश्चंस हम किससे पूछें। तो पद्मनाभ सर ने कहा कि इस टाइम लास्ट जो हम लोगों ने फीडबैक लिया था, उस फीडबैक में क्वेश्चन आंसर सेशन के बारे में एक प्रस्तावना किसी ने रखी थी। तो हमें वो प्रस्तावना अच्छी लगी कि जिन्हें सही में कुछ क्वेश्चंस है और कहाँ पे हम इनका जवाब ढूंढें, ऐसा जिन्हें लगता है उन लोगों के लिए हम लोगों ने आज का ये प्लेटफॉर्म रखा है। क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी मुझ तक जितने क्वेश्चंस आए हैं मैंने उनके आंसर लिखे हैं। मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, सर भी एक्सप्लेनेशन देंगे। किसी को स्पेसिफिकली जिसका वो क्वेश्चन है, अगर उन्हें लगता है कि और कुछ बात करनी है तो वो पर्सनली पूछ सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। What is the depth of Vidya performing on testes in case of infertility? अभी सर ने जैसे शिरावेद अध्याय लिखा तो वहाँ पे मेढा का उल्लेख आया है, न कि वृषण का। तो जिस किसी का ये क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है कि हम लोग वृषण के ऊपर नहीं करते हैं, टेस्टिस के ऊपर करते हैं। और ये सर का ही जो एक फ़ोटो है वो मैंने यहाँ पे रखा है। डेप्थ जो है वो हम लोग वहाँ से शिरावेद नहीं करते हैं, इसके लिए 1/8 इतनी ही डेप्थ चाहिए। आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना है? नहीं, पर हमने अभी पढ़ते समय वही पढ़ा ना कि पॉइंट कहाँ आया है, शुक्र व्यापत्सु मेट्र मध्य, प्रश्न ही गलत है। और इसको इसके बाद में कुछ पूछना है। मेट्र मध्य शुक्र व्यापक, शंका समाधान हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर विद्या कर्म एंड अग्नि कर्म साइड? नाही विद्या कर्म हे करताना अर्धवेळ हे करायचं आहे। सबक्युटेनस विद्या होणार नाही, उपयोग नाही, स्किनवर नाही करायचं आपल्याला, तिथे मसल्सवर करायचं आहे। आणि कॉर्पस स्पॉन्जिओसम आपल्याला ॲटलिस्ट 1/4 ही ॲटलिस्ट लागतं, अर्धवेळी करतो।
पण ॲक्युरेट करायचं, सेवनीला डॅमेज न करता करायचं. एक किंवा दोन, जास्त नाही लागत. कोणतं व्यापत आहे त्याच्यानुसार. एजोस्पर्मिया एक क्लिनिकल कंडीशन झाली जिसमें एट्रोपिक हो सकता है, सेमिनल वेसिकल के ब्लॉक हो सकते हैं. एजोस्पर्मिया एक क्लिनिकल कंडीशन होगी. बेसिकली ऐसे कंडीशन में फर्स्ट जैसे कहा गया है कि शुक्रवाहिनी अवरुद्धंती, ऐसे इसमें निरूह विरेचनानीच ऐसा श्लोक आया है. तो मैं पहले विरेचन देता हूँ और बाद में विद्या कर्म करता हूँ. What is proper Vidya karma and Agni karma site location for frozen shoulder? फ्रोजन शोल्डर में जो ग्रंथों में आया है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर ने कहा कि अंश संधि के मध्य पर. अभी देखो यहाँ पे जॉइंट हमें देखना है. हम लोग ऐसे हाथ ऊपर करके देखते हैं, एग्जैक्टली जॉइंट के ऊपर एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर जहाँ पे सेंटर में आती है वो उसका सेंटर पॉइंट है. ऐसे सर के बुक में क्लियर कर दिया है. लेकिन अगर कोई आघात संप्राप्ति है, ये एक ऐसी संप्राप्ति हुई, हेतु के हिसाब से जब संप्राप्ति होती है तो ये पॉइंट्स एकदम एग्जैक्ट है. लेकिन मानो अगर किसी रुग्ण में आघात संप्राप्ति है तो वहाँ पे जो मोस्ट टेंडर पॉइंट होता है उस पॉइंट पे हम लोग करते हैं. क्लियर? आई एम अ न्यू प्रैक्टिशनर इन दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट. Definitely I feel like I need hand holding in the process. In the Shastra there is mention of Purva Karma, Abhyanga, Shodhana and only then local treatment. How come we are able to get results without following the procedures? मैंने स्टार्टिंग में जो लेक्चर लिया है उसमें इसका सारे डिटेल्स मैंने दे दिए हैं. विद्या कर्म बाय दिस मेथड एंड सिरावेद आर डिफरेंट, क्योंकि हम लोग सिरावेद में कंप्लीट स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्म पूर्व सिरावेद करते हैं. और विद्या कर्म में हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे बहुदोष अवस्था रहती है. जो साइट्स ग्रंथों में बताए हैं वहाँ पे दोषों का संचय ऑलरेडी है. तो जहाँ पे बहुदोष अवस्था है हम लोग विद्या करते हैं तो वहाँ से दोष जो है वो निकल जाते हैं. वी आर नॉट रिमूविंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ब्लड विच इज मेंशन इन द क्लासिकल टेक्स्ट. क्लियर? हाउ इफेक्टिव इज विद्या कर्म इन केस ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी? इफ यस देन हाउ? अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो. अगर आप मॉडर्न के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने मॉडर्न के ही कंसेप्ट के बारे में सोचना चाहिए. आयुर्वेदिक के बारे में बात कर रहे हो तो आयुर्वेदिक कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो. आप डायरेक्टली डायबिटीज़ और प्रमेह इसको कोरिलेट नहीं कर सकते. हमारे यहाँ पे उसमें इन डेप्थ सारे प्रकार बताए गए हैं. उन 20 प्रकार के हिसाब से दोषों के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से हमें विद्या के बारे में सोचना पड़ता है. ठीक है? ऐसा नहीं है कि पादामुक्त को विद्या कर दिया और फिर वो जो पॉइंट है वही हर जगह पे काम में आया, ऐसा नहीं होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट वी आर कंसिडरिंग. मेरी आवाज़ लास्ट तक की आ रही है? आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. मेरा आवाज़ करना पाहिजे. इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट्स वी आर कंसिडरिंग फॉर विद्या कर्म. अभी हमें एग्जैक्टली उस पेशेंट में क्या संप्राप्ति हुई है ये सोच के, इन्वॉल्व दोषों के बारे में, धातुओं के बारे में सोच के फिर पॉइंट्स निकालने हैं. ठीक है? Surely the sugar level and other factors must have to be taken in consideration. All the parameters must be monitored upon either Ayurvedic or modern point of view. आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी है या न्यूरोपैथी है और पेशेंट को हम लोग विद्या कर रहे हैं तो इस पॉइंट से शुगर लेवल कम हुए हैं. आपको अगर आप विद्या कर्म कर रहे हैं तो हमारा डायग्नोसिस जो है, हम जो दोषों के ऊपर से ये इवैल्यूएशन कर रहे हैं उन दोषों के निकष के ऊपर ही वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं ये हमें देखनी चाहिए. ठीक है? हाउ टू मेक रजत शलाका मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसका ये सवाल सर देंगे जवाब. हाउ टू मेक रजत शलाका सोना से जाके पूछो ना. कुछ भी वो कितनी कैरेट होती है मैडम, उसमें कुछ मिलावट वगैरह?
चांदी लेना है, गरम करना है, सांचे में डालना है, बन जाएगी शलाका। नहीं, क्योंकि 100% जो रहती है वो उतनी हार्ड नहीं होती है ना, इसके लिए मुझे चांगली से एक मैडम का फ़ोन आया था, तो मैंने भी उन्हें कहा कि मैं सर से पूछ के कहती हूँ। सर ने मुझे जवाब दे दिया, मैडम सुवर्ण शलाका तुम्हें तो ऐसे तो बनानी है। तो उसमें एक्चुअली कितने परसेंटेज होने चाहिए, यही उत्तर शायद से क्वेश्चन पूछने वाले को अपेक्षित है। परसेंटेज के साथ ऐसा कुछ सर से कभी बात नहीं हुई है, लेकिन हमारा एक स्टूडेंट है केरल में, उनका पीछे इसके ऊपर हो चुका है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स एंड अग्निकर्म। अभी एक यश नाम के एक लड़के ने भी बहुत अच्छा केस प्रेजेंटेशन भेजा था, शायद वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगा, कि मेटल्स धातु जो है उसके कुछ गुण होते हैं, जैसे कि ये लोह शलाका है, ये शीत शलाका है, ताम्र शलाका है वो उष्ण शलाका है, सुवर्ण शलाका है ये सुवर्ण के गुण वाले, हेम शलाका धातु पुष्यति। तो हर एक मेटल के गुण होते हैं, लेकिन ऐसे डिसीज के ऊपर इसका कुछ ऐसा कार्य हुआ है ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। लेकिन मैं इस्तेमाल करते समय रौप्य शलाका जो है न्यूरोपैथी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी मैं बहुत बार उसका इस्तेमाल करता हूँ, बाकी सब जगह पे स्वर्ण शलाका का काम हो जाता है। लेकिन मैं खुद की स्टडी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग कुछ होता है क्या, कुछ पेशेंट जो जब न्यूरोपैथी है तो राइट में जब अग्निकर्मा एडवाइस है तब मैं स्वर्ण शलाका का इस्तेमाल करके देखता हूँ। लेट में कुछ मैं स्टडी के लिए करता हूँ तो रौप्य शलाका मज्जा व सुपुष पे अच्छी काम करती है। ये मुझे एक पेशेंट में सिखाया जो हियरिंग लॉस का पेशेंट था, जिसको हम अग्निकर्म कर रहे थे, और दूसरे कान को मैंने सिल्वर शलाका का किया था। लेकिन कम से कम 1000 पेशेंट होने के बाद ही हम इसका स्टैंप लगा सकते, उसके पहले नहीं बोल सकते। तो आप भी अगर करना चाहते हो तो रिसर्च करो, हमें बताओ। शलाका के साथ ये अनुभव है कि वो जो गर्म हो जाती है, जैसे सुवर्ण शलाका हम कॉन्जिक्यूटिवली दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं तो उतना पेशेंट को झटका नहीं लगता, बट रजत शलाका एक बार गर्म हो जाती है तो नेक्स्ट पॉइंट करते टाइम बहुत ज़्यादा झटके का अनुभव होता है पेशेंट। तो हीट होल्ड करके रखते हैं तो कुछ दिन रुकने का और बाद में करने का ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन वो ताम्र शलाका जब हम बनाते हैं ना, अभी किसी डॉक्टर ने मुझे रजत शलाका और आगे सुवर्ण लगा हुआ है ऐसा एक दिखाई थी शलाका, तो अलग अलग रहेगा। लेकिन सुवर्ण शलाका ऐसा नहीं होता, सुवर्ण शलाका में, रजत शलाका में और ताम्र शलाका में अगर छोटी बनाते हैं तो बहुत गर्म हो जाती है, हमें कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। वो धातु का उसका खुद का गुण है। आयुर्वेदिक ड्रग्स विच मस्ट बी इन ओपीडी, ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अपनी चिकित्सा के स्टाइल के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर मुझसे पूछे तो मेरी ओपीडी में मैं केवल 7 कल्पों के ऊपर प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मुझे कल्पों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मेरा डायग्नोसिस ही उतना परफेक्ट होता है कि मैं जो पॉइंट्स निकालती हूँ विद्या और अग्निकर्मा के, मेरे पेशेंट उस पर ही क्लियर होते हैं। मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हर बार आके बोलते हैं, मैडम ये नहीं चाहिए, आरोग्यवर्धिनी नहीं चाहिए मैडम आपको। मतलब जो कॉमनली सब लोगों का क्रेज़ होता है कि ये ड्रग्स कॉमनली यूज़ करते हैं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है और ये नहीं, तो ऐसे कुछ नहीं है। आप मतलब हम जिस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, नेसरी मैडम हमें सिखाने को थे, एकल द्रव्य के ऊपर भी हम लोग बहुत चीज़ें कर सकते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी कोई इश्यूज़ है तो आप डिपेंड्स कि आपको शुंठी यूज़ करनी है या सिर्फ पीपल यूज़ करनी है, एकल द्रव्य के ऊपर भी आप चिकित्सा कर सकते हैं। आपका क्या कंसर्न है वो आप देखिए। विद्या कर्म फॉर नॉर्मल डिलीवरी, अभी मेरे पास हम जो वर्कशॉप्स लेते हैं, अभी तक के मैंने 5 नेशनल वर्कशॉप्स लिए हैं, इसमें मेरे पास जो भी गायनेकोलॉजिस्ट आए थे, मतलब MS शल्य स्त्री रोग, तो मैंने उन लोगों से कहा था कि किसी एक पेशेंट के ऊपर मैं ये नहीं कह सकती कि इससे नॉर्मल लेबर हो सकता है या फिर इससे लेबर पेन में पेशेंट जा सकता है। तो आप लोग इसके ऊपर स्टडी कीजिए और मुझे बताइए। तो अभी तक के मैंने जितने रुग्णों के ऊपर किया है और उन लोगों ने जितने रुग्णों के ऊपर किया है, उसमें कहीं पे भी पेशेंट के कॉन्ट्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगर हम कह रहे हैं कि इससे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो फिर कॉन्ट्रैक्शंस दिखने चाहिए। अब ये लोग तो रोज़ OT इसमें ही काम करते हैं, लेबरों में ही काम करते हैं। तो जितने 6 लोग मेरे पास अभी तक के स्त्री रोग के हैं, उनमें से किसी का भी ये फीडबैक मुझे नहीं आया है कि इससे पेशेंट के लेबर पेन बढ़ते हैं या कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है या फिर ये विद्या करने के बाद में मैडम ये हुआ ही है। जैसे हम लोगों का भी ऐसा मानना था कि शायद से पादामुष्ट या फिर शंख प्रदेश का विद्या, ये जो विद्या है ये ऐसे काम करते होंगे
लेकिन मेरा या फिर मेरे किसी विद्यार्थी का ऐसा अनुभव नहीं है, सर का होगा तो वो शेयर कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी अपने आप होती है, उसको हम इनिशिएट वगैरह कर नहीं सकते, लेकिन उसमें कुछ अवरोध होता है, जैसे कि अपान का अवरोध होने के बाद या कॉन्स्टिपेशन होने के बाद, जैसे बस्ती देते हैं ना, सोप वाटर एनिमा देते हैं, तो उसके बाद इनिशिएशन बढ़ जाता है। जैसे एरंड तेल है हमारे, प्रभाव है उसका, जैसे हमारे यहाँ पे कर्ला वनस्पति दी है, सहचर का मूल भी अच्छी तरह से आयु प्रवर्तन आता है। तो वो तो अगर किसी ने एरंड तेल नहीं दिया तो एरंड डिलीवरी नहीं होगी क्या? होगी ना, लेकिन वो प्रवर्तन करने वाली बातें हैं। लेकिन जैसे गोखले सर कहते जब तक 1000 पेशेंट नहीं हो जाते, तो इसीलिए अगले साल में इनफर्टिलिटी लेने वाला था, लेकिन जैसे हमारा कल परसों डिस्कशन हुआ, मेरे जब तक 1000 नहीं हो जाते तब तक इसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि सर ने ही कहा है कि जब तक आपके पास साउंड प्रूफ नहीं है ना, तो इसके बारे में कुछ करना नहीं है। तो वो चालू है, कार्य चालू है, और हर एक पेशेंट के ऊपर जैसे हम वहाँ पे जाके और लेबर के समय में हम बुलाते हैं पेशेंट को, एक दिन पहले भी बुलाते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो इतना, जैसे मैडम कह रहे, साउंड नहीं है कि वो आविप्रवर्तन के ऊपर कार्य करेगा, लेकिन जैसे कि एरंड तेल है, बाकी है, अवरोध जब होता है ना तब ये काफ़ी अच्छा काम में करता है। जैसे मूत्र व स्रोतस का अवरोध होता है तब भी कार्य काम करता है, अंगुष्ठमूल करने के बाद मूत्र व स्रोतस के ऊपर कार्य होता है। और जब पैथोलॉजी मूत्र व स्रोतस की वजह से अगर यहाँ पे दिख रही है आविप्रवर्तन, ऐसे कंडीशन में हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर जब हम जैसे 2 साल पहले हमने ठुबे सर को बुलाया था ना, तो ठुबे सर के यहाँ पे वो विद्याकर्म करने देते सर, और कहते कि सर आपका करो, आपको क्या क्या करना है, क्योंकि उन्होंने देखा है और अनुभव भी किया है कि कुछ बदलाव आते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि कुछ अलग अलग बातें अगर हमारे एक्सपीरियंस में आती हैं तो हम बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसको भी साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंटेशन करना, और कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट वो भी आयुर्वेदिक करने वाला होना चाहिए, आयुर्वेद प्रिफर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम गायनेकोलॉजिस्ट तो कुछ करते नहीं, बताते नहीं आयुर्वेद के बारे में। लेकिन कुछ है हमारे पास जो एमबीबीएस गायनेकोलॉजिस्ट है, वो सीधा सीधा कहते हैं कि आप जाओ, आपको ये करना है, 2 दिन पहले जाओ, सर कुछ बस्ती देते हैं, उससे फ़ायदा होता है, सर के पास जाके आओ। रूपांजलि मैडम है, वो एमबीबीएस है, और ठुबे सर है, उनके 2-3 दोस्त है, एक सोनोग्राफी के डॉक्टर है, वो एट द एंड ऑफ 36 वीक वो खुद बोलते हैं, नांदेड़ में मैडम है हमारे यहाँ, वो खुद बोलते हैं कि आप जाओ और इससे हमें दिखाई देता है कुछ बदलाव आते हैं। तो उनकी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह ऐसा काउंट करके, कलेक्टिव करके हम शायद 1-2 साल में हम कुछ प्रेजेंट कर पाए। तब तक आप भी प्रयास करके देखो, कुछ मिला तो बताओ। अभी ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो थोड़ा अलग है कि शंख के शांत संधि, मतलब शंख मर्म का जो लोकेशन है वो सुश्रुत और वाग्भट में अलग कहाँ है, ऐसा है? सेम है। तो ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि अगर किसी को पता है कि नहीं मैडम वो वाग्भट में और इसने जो शंख कहाँ है अलग कहाँ है, मुझे यह सर से शेयर कर दीजिए। हम लोग टीका भी पढ़ लेंगे, हमारे भी नॉलेज में बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना। शायद हम भी गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं। तो गोपाल कृष्ण गर्दे का जो मराठी वाग्भट है ना, उसमें मराठी ट्रांसलेशन करते समय अपस्मार का दोनों मिक्स किया है, इसलिए शायद कंफ्यूजन हो सकता है। और अभी आपने जो सर ने जो लगाया था उसमें भी उन्माद के, इसमें उन्होंने अपस्मार और उन्माद सब में उन्होंने कंबाइन लिख दिया है। तो भाषांतर मत पढ़िए, श्लोक पढ़िए, ठीक है। फिर किसी ने वहाँ भी पूछा है कि मैडम अपस्मार में उर अपांग ललाट है, आया ही नहीं है, आया ही नहीं है। अपस्मार में सिर्फ अनुसंधि और सपनी 2 ही पॉइंट आए हैं, ठीक है। एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये शंख प्रदेश है, ये सब लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे केश होने की वजह से हम लोग यहाँ पर नहीं कहते हैं, एग्जैक्टली कहाँ करना ये समझ में नहीं आएगा। इस हिसाब से ग्रंथकारों ने शंख केशांत संधि, पीछे तो नहीं है कोई, पीछे तो नहीं जा सकते, तो यहाँ से हम लोग कहाँ से आएंगे, तो एग्जैक्टली कान के ऊपर से, इसे फोल्ड नहीं करना है। जब हम लोग कर्ण का पॉइंट करते हैं तब हमें फोल्ड करना है, जब पीछे का पॉइंट करते हैं कर्ण रोगों में। लेकिन जब हम लोग शंख मर्म देख रहे हैं तो कान के ऊपर से एक लाइन हम लोग सामने ड्रॉ करते हैं। हर रुग्ण में वो नीचे ऊपर आ सकती है। लास्ट टाइम का जो मानस रोग का लेक्चर है उसमें मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया है, आप फिर से वो जाके वो पॉइंट देख सकते हैं। तो सामने वो पॉइंट केशांते जहाँ आता है वो शंख का पॉइंट है। हर रुग्णों में पुरुषम पुरुषम विक्षम, इस न्याय से ये पॉइंट्स अलग अलग जगह पर आते हैं। आपको उस रुग्ण के हिसाब से करना है।
ठीक है। इमेज मुझे भी लास्ट टाइम पद्मनाभ सर ने बताया कि ये सारे इमेजेस जो पुराने हैं ये गोप्टे सर ने खुद बनाए हुए हैं। तो वही इमेजेस मेरे पास प्रीवियस जो बुक है उसमें से ही मैंने लिया है। तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि सर ने कर्ण की जो लाइन है वहाँ से ही सामने ये पॉइंट लिया है। अंगुष्ठ मूल, देखो अभी ये सब लोगों का बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। थोड़ा सा जागते रहो ऐसे बोलूँगी, और ये पॉइंट आज जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है वो प्लीज़ क्लियर कर लो, ठीक है। अंगुष्ठ मूल पॉइंट फॉर अश्मरी इज बिटवीन नेल बेड एंड फर्स्ट लाइनिंग ऑफ द थंब लैटरली। सेम अंगुष्ठ मूल अग्निकर्म इज रिटन इन संहिता विथ हल्दी फॉर Kamala, but why it is done on anatomical snuff box and not on the right hand thumb between the nail bed and the first line? अभी आपको क्या लगता है इसमें गलत क्या है? किसी को समझ में आया कि पॉइंट में गलत क्या है? पाद अंगुष्ठ, पाद अंगुष्ठ, जब हम बोल रहे हैं पाद अंगुष्ठ मतलब पाँव के ऊपर, अंगुष्ठ के ऊपर। अंगुष्ठ मूल मतलब हाथ का अंगुष्ठ मूल, हाथ का जो अंगूठा है उसका मूल, ये कामला व्याधि में आया है। और यहाँ पर भी ग्रंथोक्त हरिद्रा का वर्णन नहीं है। यहाँ पर सर हरिद्रा से अग्निकर्म करते थे, यहाँ पे शर का उल्लेख आया है, शर से अग्निकर्म करने को बोला है, एरो, ठीक है। पादांगुष्ठ एंड अंगुष्ठ मूल आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर करो। पाद अंगुष्ठ पाँव के अंगूठे के ऊपर, अंगुष्ठ मूल हाथ के अंगूठे के बेस को। इमेजेस में मैं और क्लियर बताऊंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेफरेंस वी आर यूजिंग पाद अंगुष्ठ इन इंग्वाइनल हर्निया। ग्रंथों में पाद अंगुष्ठ का पॉइंट विपर्य में आया है इंग्वाइनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया नहीं आया है। इंग्वाइनल हर्निया में आया है, विपरीत बोला है, राइट में है तो लेफ्ट में करो, लेफ्ट में है तो राइट में करो। और यही सेम पॉइंट चाइनीज मेडिसिन में स्टोन के लिए आया है, सर ने स्पेसिफिकली लिखा है, लेकिन हम तो किताबें पढ़ने से रहे, है ना, तो गलतियां मत करो। आज तो भी जितने लोग प्रेजेंट है वो थोड़ा सा ध्यान दो। पाद अंगुष्ठ और अंगुष्ठ मूल दो डिफरेंट पॉइंट है। पाद अंगुष्ठ का जो पॉइंट है वो इंग्वाइनल हर्निया में आया है। आयुर्वेद के ग्रंथों के हिसाब से ये अश्मरी का पॉइंट है ही नहीं, लेकिन जब सर ने दोनों भी शास्त्र एक साथ पढ़े तो सर ने ये सेम पॉइंट अश्मरी में यूज़ किया, उसके रिजल्ट सर को आए, इसलिए सर और हम भी ये पॉइंट अश्मरी में यूज़ करते हैं। लेकिन ग्रंथोक्त हमारे शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। क्लियर? और कामला व्याधि में हरिद्रा ये सर यूज़ करते थे, मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ग्रंथ में शर का उल्लेख आया है। इन कामला शर मीन्स एरो टू बी यूज इन फॉर एज अग्निकर्म द्रव्य एज पर क्लासिकल टेक्स्ट। ग्रंथों में जो द्रव्य आए हैं ना उसकी हर एक की अपनी अलग कार्मुकता है। उन द्रव्य के गुणों के हिसाब से डिसीज वाइज ये सारी चीज़ें आई है। डिसीज वाइज तो गत मांसगत शिरा स्नायु अस्थिगत जो द्रव्य आए हैं वो अलग अलग टेम्परेचर होल्ड करते हैं। उन द्रव्यों के जो अलग अलग गुण होते हैं। नीडल परपेंडिकुलर टू स्किन, it has to be medially or straight because now we can see परपेंडिकुलर टू स्किन, परपेंडिकुलर टू स्किन। अगर मैं ऐसे डालती हूँ तो वो परपेंडिकुलर टू स्किन नहीं रहेगा ना, वो 40 डिग्री से भी रह सकता है, 45 डिग्री से भी रह सकता है। अगर कोई कर्व सरफेस है तो मैं इधर से देख रही हूँ तो ये 30 डिग्री होगा, मुझे इधर से देखना है कर्व सरफेस को, तब वो 90 डिग्री होगा। और सर हमेशा कहते थे कि कभी भी विद्या करना है तो वो 90 डिग्री से करना है, सिर्फ नी जॉइंट छोड़कर, ठीक है। तो आप कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, वो नीडल जो है
वो 90 डिग्री चाहिए, परपेंडिकुलर ही चाहिए उस स्किन सरफेस को। कर्व सरफेस के बारे में ये बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। सर लास्ट तक के विद्याग्नि करते थे और सर ने कभी गलत नहीं किया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप इमेज में एक बार क्लियर देख लीजिए। स्ट्रेट लाइन वहाँ से वो अंगूठ नाखून के वहाँ से स्ट्रेट लाइन नीचे और फर्स्ट जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है, उसका सेंटर पॉइंट ऐसा सर ने नहीं कहा है। किताब खोलिए, सर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए। गलत अगर मैं हूँ तो मुझे फ़ोन करके बोलिए। ट्राइजेमिनल न्यूरalgia, डज इट हेल्प ऑन ओनली बाय विद्याकर्मा एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट? अगर आप ट्राइजेमिनल न्यूरalgia बोल रहे हैं तो वापस से यहाँ पे आपको दोषों का सोचना है, ठीक है। We have to evaluate the case on Ayurvedic parameters like Vata, Pitta, Kapha and have to decide whether only Viddha will work और अग्नि will also need। अगर कफ का अनुबंध किसी रुग्ण में आता है तो हमें अग्नि कर्म ऐड करना है। अगर वात शीत गुण से बढ़ने की वजह से अगर आया है तब हमें अग्नि कर्म ऐड करना है। अगर मानो किसी रुग्ण में पित्त की संप्राप्ति है तो सिर्फ विद्या कर्म कीजिए या बेस्ट जलव का वचरण कीजिए, जो हमारे ग्रंथों में आया है कि पित्तज व्याधि है तो जलव का यूज़ करनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, अभी मैं ऐसे विद्या कर्म करती हूँ कि मैं फर्स्ट वीक पेशेंट को डेली बुलाती हूँ ताकि पेशेंट इवेल्युएट भी हो जाए कि उसको इम्प्रूवमेंट मिल रही है या नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट वीक में अल्टरनेट डे, उसके नेक्स्ट वीक में। बट ऑब्वियस अगर अपना का डायग्नोसिस परफेक्ट है तो आपको रिजल्ट्स आते ही आते हैं, लेकिन पेशेंट की इवैल्यूएशन के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी कम करते जाते हैं। फर्स्ट वीक डेली बुला, अगर फर्स्ट वीक में ही एक हफ्ता बुलाने के बाद में अगर आपका पेशेंट पूरा क्लियर हो गया तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी उसमें कुछ दोषों का संचय फिर से बाकी है तो फिर आपको अल्टरनेट डे, फिर हफ्ते में से 2 बार, हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, जब तक कि आपका रुग्ण पूरा ठीक नहीं हो जाता तब तक कि आपको विद्या कर्म करना है या विद्या और अग्नि दोनों करना है। कुछ सीक्वेंस ऑफ विद्या कर्म इन मनोविकार, मर्म दोष संबंध। सीक्वेंस ऐसा जब ग्रंथों में आता है तब हम सीक्वेंसली लेते हैं। जब हम युक्ति प्रमाण यूज़ करते हैं तब हम उस रुग्ण में कौन सी संप्राप्ति हुई है वो सोच के सीक्वेंस डिसाइड करते हैं। ग्रंथों में मानस विकार और उसमें ये पॉइंट्स आए हैं, मनोव स्रोतस विकृति उसमें ये पॉइंट्स आए हैं, ऐसे नहीं है। ये सर ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है और फिर सर ने डिसाइड किया कि ये जो उन्माद और अपस्मार के पॉइंट क्लस्टर करके अगर हम लोग मानो किसी मानस रुग्ण में यूज़ करते हैं तो उससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। सभी पेशेंट में मिलता है क्या? तो नहीं, कुछ रुग्णों में मिलता है, कुछ रुग्णों में नहीं भी मिलता है, ये भी ध्यान रखो। मन बहुत चंचल है, इसमें अन्य भी बहुत सारे फैक्टर्स मैंने पिछले 13 साल में देखे हैं कि आपको हर बार मानस रुग्णों में 100% रिजल्ट मिलेंगे, इसकी कोई शाश्वती नहीं रहती है। मर्म एंड दोष रिलेशन नॉट एग्जैक्टली मेंशन। अभी पहले जो सर ने कहा वो आपको अगर समझ में आया होगा तो एग्जैक्टली ये मतलब ये ऐसे हम नहीं कह सकते इन क्लासिकल टेक्स्ट, बट वाइल ट्रीटिंग व्याधि वी हैव टू कंसिडर बोथ मर्म एंड दोष। मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि क्षिप्र मर्म की जगह पे वात व्याधि रहता है, कह सकते हैं क्या? ऐसे एग्जैक्टली हम लोग नहीं कह सकते कि ये दोष और ये व्याधि, इन लोगों का रिलेशन हम लोग अकॉर्डिंगली लगाते हैं। ग्रंथों में अगर कहीं इसका रेफरेंस है तो मुझे भी फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं देख लूँगी। टू लर्न द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ विद्या कर्म इन डिफरेंट व्याधि। अभी ऊपर से नीचे तक सारे पॉइंट अगर मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगी तो रात के 12 भी हमें लोगों को यहीं बच जाएंगे। आई एम सॉरी, ऑल पॉइंट्स जो है वो हम लोग डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। डिटेल्स, अभी यहाँ पे इनका क्वेश्चन ऐसा है कि साइटिका और उन्होंने वेरिकोज वेन, एक ही पर्सन के 2 क्वेश्चन हैं। साइटिका में आज तक के मैंने कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं हैं। जो पॉइंट्स विद्या के लिए आए हैं वो पॉइंट्स तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन साइटिका में साइटिक नर्व इन्वॉल्व होती है, इसकी वजह से सर कटी प्रदेश में अग्नि कर्म करते थे, ठीक है।
अगर आप अतिदग्ध कर देते हैं तो आपको सिर्फ अतिदग्ध की चिकित्सा करनी है, अदरवाइज कोई कॉम्प्लिकेशंस इतने 13 साल में मैंने तो भी नहीं देखे हैं। और जहाँ तक के विद्याकर्म आप वेरिकोज वेन के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुदोष की अवस्था है, वहाँ पे दोष इतने ज़्यादा संचित है कि अगर कोई पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा एंगोर्ज हुई अगर वेन है तो आप उसका सिरावेद नहीं भी करेंगे तो अपने आप फूट जाएगा। मेरे पास 2 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका मैंने देखा है कि एक तो सामने के शॉप में ही काम करते थे, तो उनका मतलब मैं वहाँ पे जाने, उनको पता ही नहीं, उनका रूटीन काम कर रहे थे, एज कुछ तो भी 60+ था, वो वेन अपने आप बर्स्ट हो गई, पूरे यहाँ पे खून हो गया, उन्हें पता नहीं, वो उनका रूटीन काम कर रहे, दोष बहुदोष अवस्था में है तो उन्हें भी पता नहीं, वो फूट गई कंप्लीट वेन। और जब एक कस्टमर ने उन्हें कहा कि यहाँ पे पूरा ब्लड हो गया है, तब उन्हें समझ में आया कि क्या हुआ है। सेकेंड, हमारे जहाँ से हम लोग गोल्ड लेते हैं वहाँ का एक पर्सन है, तो उसका फ़ोन आया एक दिन कि मेरे पाँव में से बहुत सारा खून बह रहा है। तो लिटरली जैसे फाउंटेन होता है, मेरे पास वो वीडियो भी है, वैसे ही दोष बाहर निकलते हैं फाउंटेन के जैसे। तो यहाँ पे विद्याकर्मा का कोई रोल नहीं है। जब भी आप वेरिकोज वेन के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे बहुदोष अवस्था ही है, तब आपको यहाँ पे सिरावेद ही करना है। और सिरावेद में बताए गए पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही करना है। हाउ टू डिसाइड सीक्वेंस ऑफ विद्याकर्म, जो ग्रंथों में दिए हैं वो पॉइंट्स के हिसाब से आप कर सकते हैं, या फिर जो संप्राप्ति आपने लगाई है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ग्रंथों में अगर बताया है उपनासिका ललाट अपांग, तो आपको उपनासिका ललाट अपांग करना है उस स्पेसिफिक व्याधि में। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मैंने सोचा है कि ये दोष यहाँ से नहीं, इस डायरेक्शन से गए होंगे करके यहाँ से ये लक्षण हमें दिख रहे हैं, तो फिर आपको जो युक्ति प्रमाण से सही लगे कि ये दोष इस सीक्वेंस से गए हैं, तो वो सीक्वेंस डिसाइड कीजिए। हाउ फ्रिक्वेंटली वी हैव टू डू अग्निकर्म एंड विद्याकर्म इन वीक and for how long? Points will be same or different for each time. अभी ये 2 इमेजेस पहले देख लो। इसको जूम करना पड़ेगा। 3 साल का बच्चा है, एपिलेप्सी का, तो क्षिप्र विद्या करना पड़ रहा है। बैक क्षिप्र के ऊपर जब हम लोग विद्या करते हैं, क्षिप्र के ऊपर 2 अंगुली एटलीस्ट जगह होती है कुछ ना कुछ, कि हम लोग डेली जब विद्या कर रहे हैं तो पहले जो वहाँ जहाँ विद्या किया है उससे थोड़ा बाजू में, उससे थोड़ा बाजू में, एक ही जगह पे इसी पॉइंट के ऊपर विद्या करेंगे तो क्या होगा, वहाँ के जो वेन्स है वो डैमेज होते हैं। तो इस वजह से कभी भी अगर आप डेली विद्या कर रहे हैं तो सेम पॉइंट के ऊपर कभी भी विद्या ना करें, थोड़ा सा बाजू में, थोड़ा सा बाजू में, ऐसे हम लोग करते हैं। अगर आप सेकंड जो ये है, ये अग्निकर्म का है, यहाँ पे पेशेंट सिर्फ शोल्डर में पेन होता है ऐसे करके आया था, तो मैडम इतना कहाँ जलाते हैं क्या, तो मैं भी नहीं जलाती हूँ, लेकिन पेशेंट को इतना सीवियर पेन था कि मैंने जब रूटीन में जो अग्निकर्म करती हूँ कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक 6 to 8 सेकंड तक के मैं एक पॉइंट पे अग्निकर्म करती हूँ, उससे ज़्यादा अगर करने जाए तो अतिदग्ध होता है, मुझे मत पता है। लेकिन वो पेशेंट को 5 सेटिंग करने के बाद में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। तो ऐसे यहाँ पे वो पेशेंट जो है, वो जो बैग लेता है वो बैग हेवी रहती है, तो फिर वो बैग कैसे उठाता है, जनरली हम सभी लोगों को वही आदत रहती है, हम लोग लेफ्ट से पहले बैग डालते हैं और फिर राइट से हाथ ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं ना सब लोग। तो इस वजह से, इस मूवमेंट की वजह से, वहाँ के वो बेल्ट की वजह से उस रुग्ण को इतने कंप्लीट एरिया में जो है वो सीवियर पेन और टेंडरनेस था। इसके लिए इस रुग्ण में मैंने रूटीन जब किया तो पेशेंट रोज़ वही, मैडम बिल्कुल आराम नहीं है, बिल्कुल आराम नहीं है, इसके लिए मुझे ये अतिदग्ध करना पड़ेगा। और ऐसे जब बहुदोष की अवस्था होती है, रिपीटेडली ट्रॉमा होता है और आप अतिदग्ध करते हैं तो पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये जो व्रण है ये बाद में भर जाते हैं। अभी तक के मैंने 2 केसेस में ऐसा किया है कि बहुत ही सीवियर पेन है, तब मैं सुवर्ण शलाका से किया है, रजत शलाका या फिर और कोई शलाका मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, लेकिन ये हम लोगों ने गोप्टे सर से ही सीखा है। एक रुग्ण था नी जॉइंट पेन का, वो आया तो उस रुग्ण को बिल्कुल भी सुवर्ण शलाका से आराम नहीं मिल रहा था।
तो सर ने उसको मजाक मजाक में बोल दिया, अगर तू वापस से ये पेन लेके आया ना तो मैं तुझे लोहा शलाका से अग्निकर्म करूँगा। हाँ तो था शायद, हाँ हम दोनों भी थे, हम दोनों हंसने बोले क्या सर मजाक करते, लोहा शलाका से कहीं पे नी जॉइंट में अग्निकर्म करते हैं क्या। लेकिन जब वो पेशेंट रिपीट आया, नहीं सर आराम ही नहीं, तो सर ने लोहा शलाका से अग्निकर्म किया, उसके बाद वो पेशेंट ठीक हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने हमारे गुरु से ही सीखी है। अल्टीमेटली हम लोग कॉस्मेटिक पर्पस से सुवर्ण शलाका का इस्तेमाल जब करते हैं तब यही सोचते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का व्रण ना हो। लेकिन अगर दोष ही बहुत ज़्यादा है और उस रुग्ण को इम्प्रूवमेंट ही नहीं मिल रही है तो फिर हमें ये ऐसे डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। मैंने उस पेशेंट को भी बताया कि मैंने कहा बहुत दिनों के बाद मैं ऐसी डायग्राम मैंने बनाई, अदरवाइज मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मानस विकार में क्वेश्चन मराठी में है, पहले मराठी में पढ़ती हूँ फिर हिंदी में बताते हैं। मानस विकारामध्ये मेल आणि फिमेलचा विविध कर्माचा सिक्वेन्स चेंज आहे म्हणजे चेंज है ऐसे कहना है। त्यामागची विविध कर्माची कारणता काय, इनका ऐसे कहना है कि मेल में मानस विकार में विद्या कर्म का सिक्वेंस अलग है और फीमेल में विद्या कर्म का सिक्वेंस अलग है। संप्राप्ति के हिसाब से मैं सोच सकती हूँ कि मेल में और फीमेल में अलग अलग है। तो नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रही है क्या, ऐसे क्वेश्चन रहा होता तो मैंने कहा होता नहीं, लेकिन उसने कहा है कि मेल और फीमेल में विद्या कर्म का सीक्वेंस जो है वो अलग है, तो उन्हें ऐसा कहना है क्या। फीमेल्स ऑल आर एग्री। अभी जिस किसी का ये सवाल है, आइदर उनको क्या कहना है, उनका सवाल अगर मैंने गलत तरीके से लिया है तो वो मुझे बताए, शायद से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, या फिर अगर उन्हें ऐसा नहीं कहना है तो मेल और फीमेल में कोई सीक्वेंस अलग नहीं होता है। ठीक है, एक गणपति के टाइम पे ही बात है, मेरी बच्ची को किसी ने ऐसे ही छेड़ दिया, बोला लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, वो बहुत ऐसे मुझे बोलती मम्मा ऐसे क्यों। मैंने कहा अरे वो लड़कों का काम रहता है बोलना, है कि नहीं। तो शायद से वो ऐसे सोचते होंगे, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। और होगा किसी के पास प्रूफ, ये मैनिपुलेट किया हुआ है। ठीक है, किसी के पास रियल कोई प्रूफ होगा तो मुझे बता दीजिए, मैं भी सोच लेती हूँ कि ऐसे भी होता है। नहीं शब्दोत्पत्ति के बारे में ये क्वेश्चन है कि कुछ चिल्ड्रंस जो है उनमें लेट शब्दोत्पत्ति होती है, तो यहाँ पे हमें हेरिडिटरी के बारे में पहले सोचना पड़ता है कि अगर उनके फैमिली में वो ट्रेन ही होगा कि लेट ही बात करते हैं, तो ऐसे हमें देखने को मिलता है कि 3 साल के होने तक, 5 साल के होने तक एक भी शब्द वो नहीं बोला, समझ में सब आता है लेकिन शब्दोत्पत्ति बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उनके फैमिली ट्रेंड के हिसाब से वो नॉर्मल होता है। 5 साल के बाद में बच्चा जैसे रूटीन बच्चे बोलने लगते हैं वैसे बोलने लग जाता है, तो ऐसे इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती है। नहीं एक मिनट, हियर वी शुड कंसिडर शब्द उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है पता है? नाभि से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा एंड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट शुड बी देयर, मतलब शब्दोत्पत्ति कहाँ से होती है। अगर नाभि के वहाँ पे कोई दोष संचित है उसकी वजह से शब्दोत्पत्ति नहीं है तो हमें नाभि के पॉइंट्स के बारे में सोचना है। उरक प्रदेश में अगर कोई दोष संचित है उसकी वजह से अगर नहीं है तो हमें उरक के पॉइंट्स के बारे में सोचना पड़ता है। मानो कोई रुग्ण है, उसे ट्रॉमेटिक से गला प्रदेश में आघात हुआ है, उसके बाद में अगर उसकी शब्दोत्पत्ति बंद हुई है तो फिर हमें कंठ के पॉइंट के बारे में सोचना पड़ता है। और अगर सब होता है, सिर्फ बबलिंग्स ऐसे साउंड्स आते हैं और रुग्ण बोल नहीं पाता है तो वहाँ पे हमें जिह्वा के विद्या के बारे में सोचना पड़ता है। स्पेसिफिकली अगर किसी रुग्ण को तालु के ही शब्द नहीं आ रहे हैं तो तालु का भी विद्या हमें ऐड करना पड़ता है। बहुत फास्ट हो गया। शब्दोत्पत्ति नाभि से होती है। अगर दोष नाभि के यहाँ संचित है तो नाभि के पॉइंट कंसिडर करो, दोष उरक के प्रदेश में संचित है ऐसे लग रहा है तो उरक के पॉइंट कंसिडर करो, अगर कंठ के प्रदेश से है तो कंठ के पॉइंट, जिह्वा से ही लग रहा है तो जिह्वा के तालुगत ही पॉइंट उन्हें बोलते नहीं आते हैं जो हमारे ग्रंथों में बताया है, तो हमें एडिशनली तालु का पॉइंट लेना पड़ता है। ठीक है, बस करते हैं।
नमस्कार मॅडम, मला भ्रूपुच्छ आणि अपांग याच्यामध्ये कन्फ्युजन आहे पॉईंटमध्ये. भ्रूपुच्छ मतलब ही अपांग. भ्रूपुच्छ कनिनिका संधि अपांग संधि नेत्र में आया है. अपांग मतलब भ्रूपुच्छ. आप जो टीका है वो एक बार पढ़ लो, उसमें क्लियर लिखा है अपांग भ्रूपुच्छन्ते. ठीक है. As Acharya Shushruta explained in 8th chapter of Sharirasthan, that is Padadaha, Padaharsha, Chippa, Visarpa, etc. condition, सिरा वेद इज 2 अंगुल अबव द क्षिप्रमर्म, जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया. सो द क्वेश्चन इज इफ वी यूज टू डू विद्या कर्म एट द सेम लोकेशन, मतलब जो सेम लोकेशन बताया है सिरावेद के लिए, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विद्या कर्म एंड सिरावेद प्रोसीजर एंड द मोड ऑफ एक्शन. ये मैंने आपको पहले जो स्लाइड्स बताई है उसमें क्लियर एक्सप्लेन किया है कि मोड ऑफ एक्शंस के लिए हमें सारे पैरामीटर्स के बारे में सोचना है. सिरावेद के पॉइंट्स जो है वही सर विद्याकर्मा के लिए यूज़ करते थे, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं. रोल ऑफ विद्याकर्मा एंड अग्निकर्मा इन कुष्ठ व्याधि. कुष्ठ व्याधि का क्वेश्चन अलग था, स्किन डिसीजेस का अलग था. तो जब भी हम कुष्ठ व्याधि के बारे में सोचते हैं तो हमें यहाँ पे रक्त की दृष्टि, पित्त की दृष्टि, कौन से दोष की दृष्टि हुई है वो सोच के फिर उनके पॉइंट्स के बारे में सोचना है. जहाँ पे स्थान संश्रय हुआ है उस स्थान संश्रय के नियरेस्ट पॉइंट से हम लोग सिरावेद करते हैं. यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखो, जहाँ कुष्ठ व्याधि का विचार है वहाँ पे हम लोग कंपल्सरी सिरावेद के बारे में ही सोचते हैं, वहाँ विद्याकर्म के बारे में नहीं सोचते हैं. जहाँ जहाँ बहुदोष की अवस्था है वहाँ सिरावेद ही करना है. वहाँ पे आप विद्याकर्म के साथ खेलते बैठेंगे तो कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा. सर हमेशा कहते थे वही रुग्ण आया है विद्या के लिए, अगर वो सिरावेद के क्राइटेरिया पे बैठ रहा है, आपको सिरा अच्छी दिख रही है तो आपने सिरावेद ही करना है, विद्याकर्म नहीं करना है. ठीक है सर, ऐसा स्पेसिफिकली लिखा है. तो ये क्वेश्चन सर की तरफ ट्रांसफर करती हूँ. सर व्हाट इज द पॉइंट यू टेक इन पैरालिसिस पेशेंट अराउंड हॉस्पिटल लो. सर के लिए क्वेश्चन है, हॉस्पिटल लो पैरालिसिस के पेशेंट में लोकेशन. सर लिखा है ना, मैं तो सर नहीं हूँ. प्रश्न कोण विचारला आहे? 3 क्वेश्चन है ऐसे कि स्पेसिफिकली सर के लिए लिखे हैं. तो सर लिखा है तो मैडम को नहीं आता है, सर को पूछते हैं. वैसे भी मैं करती नहीं. प्रश्न कोण विचारला? ही शिक्षा नहीं है. कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा, पूर्वा से पूछ लेना. क्या प्रश्न क्या है? क्योंकि कैसा है, ऑक्सिपिटल लोक के ऊपर विद्याकर्म कहाँ करना ऐसा प्रश्न आहे. तो विश्व संस्कृतीमध्ये जमदग्नी सर जळू लावतात त्या ठिकाणी. आणि आता कसं आहे की विद्याकर्म आपण गोगटे सरांनी जसं शिकवलं तसं आपण करतो. आणि काही दिवसापासून जमदग्नी सर आता प्रत्येक पेशंटला विद्याकर्म सांगायला लागलेले आहेत आणि सर खुणा करून देतात पेशंटला की प्रत्येक मर्मावर विद्याकर्म, डोक्याचे मर्म असं लिहून देतात सर. डोक्याचे मर्म, हातांचे मर्म, मानेचे मर्म अशा ठिकाणी वेदनकर्म करायला देतात. विचार फार वेगळे पडतात आपण जे विद्याकर्म गोगटे सरांकडून शिकलेलो आहोत ते आपण जसं आत्ताच सकाळपासून दुपारपासून बोलतोय तसं आहे. आणि जेव्हा रक्तमोक्षणाचा विचार येतो, जळूंचा विचार येतो, जेव्हा जिथं जिथं जळू लावायचे सरांनी त्या ठिकाणी विद्याकर्म करायला सुरुवात केली. आणि सरांना काय चिकित्सेच्या ट्रीटमेंटनुसार वेगवेगळे रिझल्ट पाहायला मिळाले. आणि मग अध्यात्म आत्तापर्यंतचा अभ्यास आणि सरांचं श्रेष्ठत्व शक्तीची आहे त्याच्यानुसार सरांनी त्याच्यावर काम करायला सुरू केलेलं. आणि सर ते पॉईंट देतात. सर आपण पॉईंट करत असताना आपण कधी मर्मावर विद्याकर्म नाही करत. आता पण पाहिलं मर्माच्या वर मागे इकडे तिकडे आहे आणि सर मर्मावर करायला देतात. सर विचार करताना वेगळं आहे. म्हणून मी नेहमी सांगतो की एक व्यक्ती आहे समजा त्याला त्रास आहे, मग त्यानं यूट्यूबवर हरितकीच्या बाबतीमध्ये ऐकलं. तो जमदग्नी सरांकडे गेला. जमदग्नी सरांनी नाडी तपासून त्याला हरितकी दिली. तो गोगटे सरांकडे गेला. गोगटे सर सर्जन होते आणि त्यांनी सरांनी हरितकी दिली. आणि सेकंड इयरच्या एखाद्या मुलाने त्याला हरितकी दिली तर हरितकी त्याच्यावर काय काम करेल? हरितकी उस पेशेंट के ऊपर अलग अलग कार्य करेगी. वही पेशेंट है, वही समय है, वही हरितकी है, लेकिन देने वाला अलग है, उसके हिसाब से कार्य होता है. तो विद्याकर्म करते समय वो प्रिंसिपल 100% नहीं 500% अप्लाई होता है.
मैंने हमेशा बोला है कि एक पेशेंट को मैंने 6 साल घूमते हुए देखा है, अमृतवार सर से, जमदग्नि सर से, उसको मैंने भी ट्राई किया था लेकिन कंसीव नहीं हुआ था। सर के पास आया, वही पेशेंट को सर ने सिर्फ आमल की चूर्ण और आंवला में दे दिया, मैडम थी वहाँ पे, ये पीपल का पत्ता और आंवला चूर्ण डाल के सर देते थे, सर ने दे दिया और अगले महीने में कंसीव हो गया। मेरा से दिमाग खराब हो गया, खोल गया। मैंने जब सर के बाजू में रहता था वहाँ पे, सर संडे को सर ने बुलाया था मुझे, वो कैसेट और सर रिपेयर करत होते त्यावेळेस। तर सर एक प्रश्न पूछू क्या, मैंने प्रश्न विचारला, सर ये तुम्ही पुष्पधन्वा देता, मी पुष्पधन्वा दिली, कमीत कमी 20 डब्या खाऊ घातल्या। आपने पीपल का पत्ता दिया, मैंने पीपल की पूरी फांटी खिलाई उसको। आप वमन विरेचन देते हो, बस्ती का, सब डॉक्टर के पास हो चुका है ना सारा, ये रिजल्ट आपके ही हाथ से क्यों? मैंने इतना 6 महीने ट्राई किया, मैंने लगा मैंने आपसे विद्या करना सीखा है, मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, कंसीव नहीं हो रहा उसको। आपको मैं एक ही महीने में आपके पास लाया हूँ, एक ही बार आपने किया है और अगले महीने में पेशेंट सक्सेस हो गया, ये क्यों? मेरी कुछ गलती होगी या आपने कुछ सिखाया नहीं? सर से ऐसे बोलना सर। तो सर ने कहा कि ये, सर ने ऐसा किया, समझ में आ जाएगा बाद में, तुला पुन्हा समजेल म्हटले असे। तो अभी भी नहीं समझता लेकिन कुछ कुछ ऐसा समझता है कि अभ्यास करने की वजह से या हमें जो तत्व मिल जाता है ना, वो सर को देखने के बाद आधे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट अगर हमारे होने लगे तो उसके लिए कितनी कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। जैसा प्रश्न था ना अभी, वो यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब के ऊपर, तो जमदग्नि सर देते हैं, ऊपर सिराओं के ऊपर भी ऊपर वेदन कर्म करते हैं, हर मर्म के ऊपर देते हैं। वो सर जो सोच के दे रहे हैं वही कार्य होगा। अगर हम वो कॉपी पेस्ट कभी मत करो, तो उसके पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं सोचने का प्रयास करते जाओ, तो हरित की आप जब दोगे तो आपके विचार से हरित की काम करेगी। ये जीवंत आयुर्वेद का लक्ष्य। सिद्धि लगती है। सिद्धि कब आती है? शास्त्राभ्यास से सिद्धि आती है। शास्त्राभ्यास ही नहीं है तो सिद्धि कहाँ से आएंगी? कॉपी नहीं करना है किसी को भी। कोई कल्प कोई यूज़ कर रहा है तो अच्छा उसने इस व्याधि में ये कल्प यूज़ किया ना, लगे फॉर्मुलेशन ठक 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 और वही यूज़ करेंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे जब तक कि आप वो फॉर्मुलेशन अच्छी तरीके से समझ नहीं लेते कि एग्जैक्टली ये द्रव्य अगर यूज़ किए हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, ये काम कैसे करता होगा। कोई कल्प अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसमें जो द्रव्य दिए गए हैं वो द्रव्य, उनकी मात्रा, उनकी जो ये कहा है भावना कही है, इनके बारे में कभी हम सोचते नहीं हैं। अमृतादि गुगुल, कैशोर गुगुल, ये गुगुल वो गुगुल सब यूज़ कर लेते हैं, एक ये एक वो। ऐसे मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं 7 से 8 टैबलेट्स लेके आते हैं, मैडम ये वो XYZ डॉक्टर्स के पास गए थे, उन्होंने ये दिया है लेने के लिए। मैं बोलती हूँ ठीक है, आपको लेना है तो लो, मुझे कल्पों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्लेन विद्याग्नि के ऊपर भी क्लियर कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। शास्त्राभ्यास के सिवा कर्माभ्यास नहीं कहा है। जब आप वैद्य के गुण देखेंगे तो उसमें पहले शास्त्राभ्यास आया है, फिर कर्माभ्यास आया है। किसी के पास जाके देख के, यूट्यूब पे देख के, फिर वो पॉइंट्स देख के, अच्छा वो वहाँ पे ना वो अंगुष्ठ के बाजू में कहीं पे किया है ना, अच्छा ठीक है हम भी वहाँ कर देते, टुक्के मारेंगे, कभी लगेंगे कभी नहीं लगेंगे। एग्जैक्टली वो कहाँ दिया है, कौन सी व्याधि में दिया है, ये अगर सोच के करेंगे तो समझ पाएगा। मैं कहती हूँ अत्यर्थे शूले दहेज, अग्निकर्म करना बहुत आसान है, लेकिन विद्या कर्म के बारे में सोचना, सारे दोषों के बारे में सोचना, उनके प्रकार के बारे में सोचना, फिर संप्राप्ति लगा के ट्रीटमेंट करना, ये बहुत डिफिकल्ट है। वात चल गुण से बड़ा है। 5 प्रकार में से सबसे चल कौन सा प्रकार है? ज्ञान। तो आपको ये सोचना है सबसे ज़्यादा रुक्ष कौन है, ये सोचना है। जब तक कि आप एग्जैक्टली प्रकार के हिसाब से उनके जो गुण है वो नहीं देख लेते, आप चिकित्सा करने में 100% असमर्थ रहेंगे। जहाँ पे रुक्ष गुण है वहाँ पे बट ऑब्वियस स्नेह चाहिए, गुरुवादी गुणों का विचार हमें हमेशा चिकित्सा में करना है। द्रव्यों के आश्रय से ही सारे गुण रहते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है रुक्षता की वजह से ये सारे व्याधि हुए, अगर आप स्नेह यूज़ नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे कि मैं विद्या कर रहा हूँ, अग्नि कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट नहीं आने, कैसे आएंगे? जहाँ स्नेह चाहिए वहाँ स्नेह ही चाहिए, जहाँ वमन विरेचन चाहिए वहाँ वमन विरेचन ही चाहिए, जहाँ शोधन चाहिए वहाँ अगर आप शोधन नहीं करेंगे बहुदोषी अवस्था में तो आप पेशेंट को अननेसेसरी सालों साल बुलाएंगे। ठीक है। विद्या वॉन्ट्स फॉर ज्वर
सर ने ऑलरेडी आपको तृतीयक और चतुर्थक ज्वर के पॉइंट्स बता दिए हैं। इसके प्रिंसिपल जो है ये हमें फिर से अगर सोचना है तो मैंने आपको फर्स्ट जो स्लाइड बताई वो कि एग्जैक्टली ये कैसे होता होगा। हम आयुर्वेदिक तत्वों पर 100% बोल सकते हैं, लेकिन हम मॉडर्न की टर्मिनोलॉजी में कभी नहीं बोल सकते। एक्यूरेट विद्या कर्म इन ऑटिस्टिक चाइल्ड। अभी ऑटिस्टिक चाइल्ड ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है। सिर्फ ऑटिज़म हम लोग इतना सुनते हैं, 2 पॉइंट्स पकड़ते हैं, 2 पॉइंट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हमें वहाँ पे ज्ञानेंद्रिय के बारे में सोचना है, कर्मेंद्रिय के बारे में सोचना है, उभयात्मक इंद्रिय मणों के बारे में सोचना है, फिर जाके हमें चिकित्सा करनी है। उसके सिवा अगर हम चिकित्सा करेंगे तो आप सालों साल रुग्णों को बुलाते रहेंगे, लेकिन कम टाइम में पेशेंट को रिजल्ट देने में 100% असमर्थ रहेंगे। अगर किसी रुग्ण को सिर्फ नेत्र से ही रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बाकी की उसकी इंद्रिया अगर अच्छी है, तो आपको मानस के पॉइंट के साथ साथ नेत्र के पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। अगर कोई रुग्ण है उसमें नेत्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे सिर्फ कर्ण से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मानस पॉइंट के साथ साथ आप कर्ण के पॉइंट करो, वो पेशेंट क्लियर होगा। ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, इसमें बहुत पेशेंस से करना पड़ता है। चंद्रकुमार देशमुख सर पेशेंट को आराम से चेयर पे बैठा के करते हैं, मुझे पेशेंट को बेड पे सुला के, कभी उसकी मम्मी वो पेशेंट के बेड के ऊपर चढ़ती है, कभी मुझे चढ़ना पड़ता है और फिर विद्या करना पड़ता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये देखा है उन्हें पता है पेडियाट्रिक केसेस में विद्या करना इतना आसान नहीं होता है। हफ्ते में 2 बार हम लोग विद्या करते हैं। पिछले 1.5-2 साल से हम लोगों ने जितने पेशेंट्स में किया है, 22 स्टूडेंट्स से मैंने शुरुआत की थी, उसमें से अभी मेरे पास सिर्फ 3 रुग्ण आ रहे हैं, बाकी सारे पेशेंट्स क्लियर हो गए। लेकिन हफ्ते में 2 बार बराबर से उतने ही पेशेंट्स के साथ में, और हम जब विद्या करते हैं तो पेशेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ला रहे, पकड़ रहे और सुई चुबा रहे। पेशेंट खुद अपने आप आराम से चल के आना चाहिए। जो पेशेंट मानस विकार में एकदम ही बहुत ही उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है, लिटरली उन पेशेंट को पकड़ कर ही अग्निकर्म करना विद्या कर्म करना पड़ता है। स्पाइनल डिसऑर्डर साथ में है, पेशेंट का नेक होल्डिंग नहीं है, तो आपको कंप्लीट स्पाइन अग्निकर्म करना पड़ता है, और एक रुग्ण को कम से कम 25 मिनट से आधा घंटा तो भी देना पड़ता है, तब जाके एक रुग्ण होता है। जिस दिन मंगलवार और शुक्रवार मेरे 2 दिन है पेडियाट्रिक केसेस के, उस दिन मैंने सारे पेशेंट्स को बोला है बाकी के, एक तो आप आओ ही मत, और अगर आते हैं तो मेरे बच्चे पहले, मेरे बच्चे मतलब पेडियाट्रिक केसेस पहले, और उसके बाद में आप उनको उतना पेशेंसली हैंडल करना पड़ता है। वो बच्चे हिल रहे होते हैं, आपको वो पॉइंट्स एग्जैक्ट लोकेट करना भी मुश्किल होता है। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इसके बीच में आपको बराबर से वो टाइम गैप निकालना पड़ता है, और एग्जैक्टली तभी करना पड़ता है, तब एक्यूरेसी आती है। सर एक्यूरेसी बोलते हैं, आप सुनते हैं और फिर आप क्या करते हैं आपको मालूम। नेत्रविद्या जे सांगितले पक्ष्म शुक्ल आणि दृष्टीपटल, पटलाप्रमाणे त्याचा क्रम कसा ठेवायचा? सर मंडल आहे, पटल नाही आहे. हां, पक्ष्म वर्त्म. आता पक्ष्म डिसीजला असं काही करायची गरज नाही पडत. एंट्रोपियम एक्स्ट्रोपियम है, त्याच्यात उसमें सिर्फ एक ही पिपलिका अग्निकर्म आया है, जो भी एंट्रोपियन डिसीज होते हैं, यानी पक्ष में ऐसे उल्टे होते हैं और कॉर्निया को डैमेज करते हैं, वो बाद में ना है, बार बार काटना पड़ता है, बाद में ना है, इसलिए पिपलिका अग्निकर्म ग्रंथ में आया है। मैंने 6-7 बार पेशेंट पे किया है अग्निकर्म वहाँ पे, तो बाद में बाल भी नहीं आते वहाँ पे, तो वो पक्ष्मगत हो गया। वर्तमा जो है, वर्तमा के चलाजीवन वगैरह आते हैं, उसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, उसको आईलिड को उल्टा करके प्रच्छन्न लेख्य व्याधि आया है, वहाँ लेखन कर्म है, लेखन कर सकते। जैसे शुक्लगत विकार में अर्म आया है, टेरिजियम आया, वो भी लेख्य व्याधि है, वहाँ पे लेखन तेच म्हटलं मी 6:30 ऑलरेडी वाजलेत, कारण आणि अजून माझ्या 15 स्लाइडचे क्वेश्चन बाकी आहे, ज्यांचे अजून ते परत रिपीट मला वगैरे 17 आणि 13 असे क्वेश्चन पटल ऐसा आता है। तो सिंपल प्रथम पटल करते समय हमारे ग्रंथ में वही सीक्वेंस उधर ही, जैसे अभी मैं वही पढ़ रहा था कि अगले डॉक्टर वाघवाट में उत्तर स्थान में वही दिया है, जहाँ पे रक्तमोक्षण के स्थान में है, वही विद्याकर्म के स्थान पकड़ना है वहाँ पे शिरावैद के, तो वहीं पे भी दिया है। आप अगर सिंपल लेते हो, दलदल लेना है, वाघवट साथ में लेना है, और लेफ्ट साइड पे रखना है शुक्लगत विकार। शुक्लगत विकार में वेद्य व्याधि कौन से है? कृष्णगत विकार बहुत कम व्याधि है कृष्णगत में,
दृष्टिगत विकार में बहुत सारे वेद्य व्याधि हैं। दृष्टिगत विकार कौन से है, उसमें वहाँ पे क्या दिया है और तिमिर में क्या दिया है, ये कंपैरिजन करेंगे तो आपका ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। फिर भी इसको अगर एलाबरेट करना है तो ये करते समय सिर्फ शिराव्याध और जलोकावचन भी आया है कुछ पित्तज विकार में, वहीं पे भी मैं विद्या कर्म करता हूँ तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो सीक्वेंस वो व्याधि में जो दिया है वही करना, बाकी कुछ नहीं, ऐसा कुछ अलग नहीं है। तालु का विद्या कहाँ करना है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था। 1-2 मिनट में ये तो सिर्फ 2 स्लाइड्स बता देती हूँ। तालु का विद्या एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3, मतलब हार्ड पैलेट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, इनके जंक्शन को हम लोग करते हैं सेंटर लाइन के दोनों बाजू से। लोकेशन एग्जैक्ट एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 के जंक्शन को। जनरली मुख में जब हम लोग विद्या कर्म करते हैं तो 1.5 इंच की जो नीडल है वो इस्तेमाल कीजिए या फिर इंसुलिन नीडल यूज़ कीजिए। लेकिन इंसुलिन नीडल बहुत छोटी होती है तो उस वजह से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। बेटर वे 26 नंबर की 1.5 इंच की अगर नीडल आप यूज़ करते हैं तो उससे रिजल्ट्स बेटर आते हैं। कर्ण के पॉइंट के बारे में कन्फ्यूजन था, ऐसे था तो कर्ण को ऊपर से नीचे लाना है, फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में पीछे केशांते ये एक पॉइंट आता है। मस्टर्ड प्रोसेस के बैक साइड में ऊपर जाते हैं, किसी के पीछे जाना पड़ता है, हर एक की मस्टर्ड प्रोसेस अलग अलग जगह पर रहती है। तो केशांते ये सेकंड विद्या हम लोग करते हैं। विदुर मर्म के समीप वाला जो है वो एक जो कर्ण समीप आया है उसके लिए हमें कान को ऊपर से नीचे फोल्ड करना है, वहाँ से एक लाइन पीछे ड्रा करनी है। केशांते किसी किसी की एग्जैक्टली मतलब कान नीचे फोल्ड करने के बाद में तुरंत उसके पीछे से ही बाल शुरू हो जाते हैं। फिर मैडम ऐसी जगह पे क्या करना है, तो अभी ऐसे जगह पे हम लोग थोड़ा सा पीछे ही विद्या करते हैं, केश के ऊपर करते हैं क्योंकि पिन्ना के ऊपर करते हैं तो ज़्यादा पेन होता है। ठीक है। अपची मन्या ग्रंथि अपची ऐसे जो कहा है, इसमें त्रिरेखा अग्निकर्म इसकी कारणिकता उन्होंने पूछी है, उसका जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। मणिबंध संधि के 2 अंगुल ऊपर ये पहला रेखा अग्नि आता है, उसके 1 अंगुल ऊपर और उसके 1 अंगुल ऊपर, ऐसे 3 रेखा अग्नि हम लोग करते हैं। हमारे सामने ही पेशेंट को किया था। सुवर्णशला का आड़ी गर्म करते हैं और फिर ये डायरेक्ट हीट होती है। ठीक है। अपची में सिरावेद के बाद में अग्निकर्म का कोई रेफरेंस किसी को पता है क्या? एग्जैक्टली इंद्रवस्ती एक्चुअली 2 उसके रेफरेंसेस है, थोड़ा सा डीप है वो ये, लेकिन एक जस्ट शॉर्ट में बताती हूँ कि पाँव में मन्ना ग्रंथि तो ऊपर है, फिर उसके लिए वेधन जो है वो नीचे करके वहाँ पे जो सिराजाल जमा हुआ है वो सिराजाल जमा जो है वो कंप्लीट डिसेक्ट करके वहाँ पे अग्निकर्म करने का रेफरेंस ग्रंथों में आया है। तो मन्ना ग्रंथि ऊपर रहती है मैडम, फिर वो विद्ध वहाँ पे कंप्लीट बस्तांड इतना ही वेद करने को बोला है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऐसा प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। किसी एक वैद्य ने ये प्रैक्टिकली किया भी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हमारे सेकंड बैच में एक मैडम थे वर्कशॉप के, तो उन्होंने बताया कि मैडम एक पेशेंट को रिपीटेडली सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी हो रही थी और एंटीबायोटिक्स दो, वो रिमूव करो, उतना सब करने के बाद भी वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर जिन्हें आयुर्वेद पता है उन्होंने कहा कि उस पेशेंट का डॉपलर करो पाँव का। तो जो एलोपैथी के डॉक्टर थे वो बोले क्या पेशेंट को मन्ना ग्रंथि है और आप डॉपलर पीछे नीचे पाँव का करने को बोल रहे हैं। तो उन्होंने डॉपलर में क्लियर कहा कि यहाँ पे कुछ तो भी जाली जैसा स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली बोल नहीं सकते। तो फिर वो जो वैद्य थे वो और सर्जन ऐसे उन्होंने वो डिसेक्ट किया, वहाँ पे लिटरली जाल सदृश सारा जो कलेक्शन था वो उन्होंने निकाला और फिर वहाँ पे अग्निकर्म किया। उसके बाद में उस पेशेंट की जो रिपीटेड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बढ़ रहे थे वो क्लियर हुए थे। तो ग्रंथों में जो दिया है वो आप्त है, वो 100% सही है, उसमें शंका लेने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। सिर्फ वो कैसे काम करता है इसके ऊपर काम करना सही में ज़रूरी है। अगर मैं 100 भी पेशेंट कर लूँ और आयुर्वेद के लोगों के सामने कितना भी बोल लूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जब इंटीग्रेटेड अप्रोच से ये सारी चीज़ें सामने लाएंगे तभी हम कुछ बोल पाएंगे। ठीक है। अभी क्वेश्चन
Can we use Vidyakarma to control bleeding, like in Raktapadra or Nasira? निकल रहा है, निकलने दो, क्यों कंट्रोल करना? Sir, in while doing Agnikarma, like some points have where sensitivity differs. In some points it heats up very early, some points take longer time. What does it signify? Like what should we understand from? प्रश्न ऐसा था कि अलग अलग जगह पे अग्निकर्म की सेंसिटिविटी अलग होती है। वहाँ पे जो धातु है उसका काठिन्य के हिसाब से रहेगा। हम अग्निकर्म करते समय पेशेंट को पूछते हैं कि आप जितना टॉलरेट कर सकते हो उतना करो। अगर आपको कॉस्मेटिक अग्निकर्म करना है या कोई कटिंग वाला अग्निकर्म करना है तो वो गो एंड जस्ट डिस्ट्रॉयड, बाकी कुछ सोचना नहीं। Sir, also general question while treating patients will ask. In some points when we do Vidya, there will be flow of drop of blood will come. In some places it won't come. प्रत्यागमन सूक्ष्मत्व रहता है, आना नहीं आना हमारे बस में नहीं हो, पेशेंट के अनुसार रहेगा। जैसे जस्ट 1 डे बिफोर हमारे ओपीडी में जब हम पेडियाट्रिक विद्याकर्म करते हैं तो ब्लड नहीं आता था, और कल से जैसे शरद ऋतु शुरू हो गया है तो गंगा शुरू हो गई और तब ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। तो पित्तज हो सकता है, शायद द्रवगुण ज़्यादा बढ़ा है, या बाहर कुरकुरे खा के आ गया द्रवगुण बढ़ा है तो वही निकल रहा है वहाँ। तो वी डोंट नो ना, हर एक पेशेंट रोज क्या खाता है पता नहीं। Thank you, sir. रक्तमोक्षण होना चाहिए, जहाँ से रक्तमोक्षण होता है वो हम बंद नहीं करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है ब्लड आया तुरंत कॉटन लिया और बस बंद करने के पीछे पड़े हैं, तो करो ही मत ना विद्या, वहाँ पे दोष है। आप सिराओं को वेद कर रहे हैं, सिराएं मतलब मेजर सिराएं नहीं है, कैपिलरीज नहीं हो सकती, तो वहाँ से अगर ब्लड आ रहा है, ब्लड लीटिंग हो रहा है और आप उसे बंद कर रहे हो तो करो ही मत ना, बेटर है। ब्लड आ रहा है, आपको पेशेंट को पहले से ही बोल के रखना है, विद्या करने के बाद में मिनिमम क्वांटिटी में ब्लड आ सकता है ताकि आपका पेशेंट पैनिक ना हो। सर अग्निकर्म और विद्याकर्म बताया सामता और निरामता पे डिसाइड करेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली यूज होता है क्या किसी भी डिजीज में या किसी केस में? सब में कर सकते हो। नहीं, कोई पेशेंट आया उसमें मैंने विद्य भी किया अग्नि भी किया, कर सकते हो। ऐसा अग्निकर्म के लिए कुछ रोल नहीं है, अग्निकर्म कभी भी कर सकते हो। विद्याकर्म यानी रक्तमोक्षण जैसे प्रिंसिपल है, रक्तमोक्षण हम सामावस्था में नहीं करते हैं, पंचकर्म कोई सामावस्था में नहीं करते। अग्निकर्म एनीवेयर अत्यग्रे शूले दहेत। कशाला करायचं, आली सोडून। हां पीरियड रेगुलर आने के बाद टाइम अप हो रहा है, इसके लिए जिनको सवाल पूछना है वो पूछ लो, हॉल खाली करना है इसके लिए, वरना प्रेजेंटेशन तो तैयार है वैसे और 12 स्लाइड्स बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्हें क्वेश्चन पूछना है ना वो अगर थोड़ा सामने आ जाते हैं ना, बाहर के आवाज़ की वजह से समझ में नहीं आ रहा। मेजरमेंट करतो जो फिंगर आहे मी वेगळ्या पद्धतीने सांगितलं की त्याची लेंथ वगैरे, पण आपण पट्टीने घेतलं तर चालेल का? म्हणजे चालतं, ॲक्युरेसी पाहिजे तर ॲव्हरेज करून मल्टिप्लाय 4 करू शकतो आपण। ते आपण अति ॲक्युरेसी जेव्हा आपल्याला स्टेजवर सांगायचं तेव्हा ॲक्युरेट सांगावं लागतं, मग प्रत्येक फिंगर काउंट करून ॲड करून डिवाइड बाय 4 केलं तर 1 फिंगर येईल आणि मल्टिप्लाय पेशंटची गर्दी असते बाहेर आणि आपण मग पट्टीने पटकन घेऊन असं केलं तर हां तसं करू शकतो, किंवा एक स्टुडंट ठेवायचा मोजून पाठवण्याचं। ओके थैंक यू। एक उनको सवाल पूछना है शायद, ये सामने आ रहा है। आजा अच्छा माइक देना है। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि सर अभी आपने बताया कि मूत्र वृद्धि में नाभि के नीचे विद्याकर्म करना है। हाँ का प्रेजेंटेशन मूत्र वृद्धि में नाभि के नीचे नहीं, मैंने प्रेजेंटेशन ही दिया नहीं। अभी स्लाइड्स में आया था नहीं, मूत्र वृद्धि में नहीं है। दिल का नहीं। मूत्र वृद्धि यानी हाइड्रोसिल, यहाँ पे हमें कहाँ दिया है बताया आपको कि आपको अंगुष्ठ यहाँ पे जैसे मैंने बताया छेदन करके वहाँ पे सेवनी ऊपर करके उसको अग्निकर्म ऐसा वर्णना है, वही अंग विपर्यय।
और जो यहाँ पे बताया है वो शुक्र व्यापत्सु, ऐसा बताया मेहन के ऊपर अग्नि कर्म, विध मेहनत कर्म। नमस्कार सर। नाभि के नीचे वहाँ पे ये रहता है ना, सिवली रहती है, तो उसके ऊपर होकर के हम लोग कभी विद्या नहीं करते। नेवर नेवर नेवर, पेनफुल होता है करके देखो, आया ही नहीं है किसी भी सिवनी के ऊपर विद्या कर्म नहीं है। व्याधि व्याधि कौन सा व्याधि? में ले सकते हैं क्या? प्रमेह में ले सकते हैं। प्रमेह पेशेंट में वो ले सकते हैं क्या? किस में? प्रमेह पेशेंट में मूत्रोक्ति में ऐसा रेफरेंस मिला। ग्रंथोक्त तो नहीं है मेरे हिसाब से ऐसे कुछ। आप बोलोगे तो मेरा नंबर है, भेजिए मुझे, मैं पढ़ के हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अगर आ गया कि घृत आ गया, जो कुछ होगा वो भेज ये दीजिए, घृत देख के बता दीजिए। अपान वायु के अपान वायु को पित्त की वजह से आवृत्त होने के बाद जब क्षय होता है तब इस्तेमाल करो, ऐसा देने के बाद हमें पता है, लेकिन उसको समझे कैसे? बरोबर यही नहीं समझता है। जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा है कि डायग्नोसिस कैसा परफेक्ट करें, ये प्रश्न पूछा है। तो पहली बात है कि जब हम देखते हैं, कभी पेशेंट को देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, अभी हम सुबह से क्षिप्र मर्म से पृष्ठ 2 अंगुली इतना पढ़ रहे, देख रहे, कर रहे, सारे लोग कर रहे हैं। अब ये करते समय पेशेंट आया, उसको अगर पिंडिकोद्वेष्टन है, व्याधि पिंडिकोद्वेष्टन है, तो हम कहाँ पे वेदन कर्म करेंगे? क्षिप्र मर्म से पृष्ठ 2 अंगुली हमारा वेदन कर्म का स्थान है। ये गलत है, क्योंकि हम उसको पूछेंगे भाई तुझे पिंडिकोद्वेष्टन क्यों हुआ है? अगर वो कहता है कि मलम एक महीने से सुबह टॉयलेट नहीं गया और मुझे मलम एक धारण की वजह से हुआ है, तो उसको विद्या कर्म से फायदा होगा ही नहीं। उसको फायदा क्या होगा? जब मल निकालने के लिए फलवर्ती लगाएंगे या कुछ बस्ती देंगे तभी उसका पिंडिकोद्वेष्टन ठीक होगा। अब हमारे यहाँ पे ज्वर में भी आया है पिंडिकोद्वेष्टन, हमारे यहाँ पे पांडु विकार में भी, मानस विकार में भी पिंडिकोद्वेष्टन आया है ज्वर के अति अवस्था में। तो उसको हम अगर क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 अंगुली वेदन कर्म करेंगे तो उसका डायग्नोसिस गलत हो गया, उसका डायग्नोसिस ज्वर है, तो ज्वर की चिकित्सा करना पड़ेगा तभी कम होगा उसका। तो हमें ऐसा नहीं कि पॉइंट दिया है वहाँ पे कर लेना है, करोगे तो क्या हो जाएगा? कोविड हो जाएगा, सारे लोग करते ही और छोड़ भी देते हैं, विद्या कर्म छोड़ भी देते हैं। तो हमें करने के लिए हमें पहला प्रश्न क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वही आयुर्वेद में जो शतक्रिया का दिया है वहीं से ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आपको व्याधि मिलेगा, व्याधि मिलने के बाद भी वो ये सुश्रुत वाला व्याधि है या वापट वाला है, क्योंकि वो सुश्रुत रक्त को दोष मान रहा है ना, और वो रक्त के अनुसार है, तो फिर मैं रक्त मोक्षण के लिए जाऊंगा, वो जगह पे दिख रहे हैं ब्लड वेसल, मैं ब्लड लेटिंग करूंगा। जैसे मैडम ने बताया ना, अपने आप फूट गई है ब्लड वेसल, वो ब्लड लेटिंग वाला पेशेंट है, उसको सीधा डाल के ब्लड निकालना ही है, नहीं तो नेचर खुद निकालेगा ब्लड, सिंपल है। वहाँ पे विद्या कर्म का सोचना क्यों है? वहाँ पे रक्त मोक्षण ही करना है ना। तो पुरुषम वीक्ष हमें शतक्रिया काल का सोचते हुए वो निकालना पड़ता है, और ये प्रश्न से ही होगा, कैसे होगा, क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि पेशेंट आता है हमारे पास, कहते हैं कि हमें सर ऑटिज्म है, ऑटिज्म है, तो ऑटिज्म हम सीधा ऑटिज्म के विद्या कर्म करने के लिए जाएंगे? होगा ही नहीं ऐसे। हम पूछेंगे कैसा था, क्या था। कुछ पेशेंट कहते हैं सर नॉर्मल से ऐसा बचपन से ही इसने ऐसा ही किया है, कुछ डेवलप ही नहीं हुआ है। कुछ पेशेंट कहते सर एक नॉर्मल था, इसको बुखार आया बाद में हुआ। कुछ कहते सर बुखार कुछ नहीं आया, वैक्सीन के बाद हुआ है। कुछ कहते हैं सर मोबाइल के बाद हुआ है। कुछ कहते हैं कि मैंने ऐसा भी पेशेंट कुछ देखे हैं कि माता पिता झगड़े कहते थे। एक छोटे बच्चे को देखा कि वो 7 साल का था, 6.5 साल तक उसको ऑटिज्म नहीं था। ऐसे पेशेंट देखे ही नहीं मैंने कि 6.5 साल तक नॉर्मल था, उसके बाद ऑटिज्म हुआ। ऐसा एक भी पेशेंट मैंने देखा नहीं। और एक पेशेंट मेरे पास आया, मैंने 6 बार पूछा उसको कि ऑटिज्म आपको कंफर्म डायग्नोसिस दिया है पीडियाट्रिशियन ने? हाँ, लक्षण भी दिख रहे हैं, लेकिन वो 6 साल तक नॉर्मल था, कट कर रहा है। 6 साल का वीडियो था मेरे पास, उसके माता पिता ने बताया कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैंने कम से कम 15 दिन लगाए सोच में, यार मैंने कभी अभी तक देखा नहीं। जो ऑटिज्म आते तीसरे साल से ही मिलते हैं, दूसरे साल से ही मिलते हैं, ये क्यों हो रहा है? ग्रंथ पढ़ा मिला नहीं। तो मैंने उसके माता पिता को बुलाया और मैंने पूछा ये कुछ तो भी गड़बड़ है जो आप मुझे बता नहीं रहे हो, क्यों हो गया मुझे बताओ। तो किसी ने कुछ, दोनों ने कुछ बोला नहीं और वो चले गए। और उसकी मदर का मुझे मैसेज आया, मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ सर, रात में मिलना है सब जाने के बाद। मैंने कहा ठीक है। तो 12 सवा 12 बजे आए क्लिनिक में, और सवा 12 बजे आने के बाद थोड़ा एक 5 मिनट स्तब्ध हुई, थोड़ा सा उसका अश्रु आए, और उसने कहा कि हमारा बेटा सब सही था,
क्या हो गया था, एक दिन हम सेक्सुअल कांटेक्ट रख रहे थे और उस समय वो हमारे रूम में आया और उन्होंने देखा, उसने हमें देखा और उसके बाद में दूसरे दिन से मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये बदल गया। मैंने अभी परसों ही पढ़ा है, एक छिद्र है हमारे 1-0 अवस्थान नहीं जाना है, दिग्वासवतम यानी हमारा कपड़ा ही दिशा है, यानी नग्न अवस्था में घूमना नहीं है, ऐसे छिद्र बनाए गए हैं हमारे ग्रंथ में दिए। उसके बाद ये लक्षण दिखे तो उसको सिर्फ समझाने से वो ठीक हो, सिर्फ समझाने से कोई विद्या की जरूरत नहीं पड़ी है। तो डायग्नोसिस उसका हार्टिज्म था ही नहीं। मॉडर्न के लोगों ने उसको सिट डाउन चला रहे थे, सारा रिस्पिरेटर चला रहे थे, उसको सिर्फ बैठ के उसको दोस्त बन के अरे काही होत नसते हे नालायक आपले आई बाबा एवढं म्हणले की बरं वाटलं। सिंपल एवढं आहे बघा, सिंपल। आणि तो पोरगा मला सिंपल आहे, त्याच्या माझ्या वाढदिवसाला एवढं मोठं त्यानं चित्र बनवून मला दिलेलं आहे, उसने गिफ्ट किया है। तो वो ऑटिज्म का पेशेंट था ही नहीं और सब लोग उसको ऑटिज्म बोल रहे थे। तो ढूंढना पड़ेगा क्यों हुआ है, कैसे हुआ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम मानस विकार अगले साल में करने वाले हैं। जो आपने कहा था इमेज, ये सर के बुक में की इमेज है, मैं आपके ग्रुप पे डाल देती हूँ, तो ये उतना करेक्ट कर लेना।